हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 6 है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो ये आपको एमएससी के टॉपिक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ में जो बैचलर्स का टॉपिक होता है केमिस्ट्री का उसके अंदर भी आपको इनऑर्गेनिक के अंदर ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। बहुत से बच्चों के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं या फिर जिस तरीके से इसको समझाया जाता है क्लास के अंदर वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत से मतलब मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे हम समझा के देंगे कि एक्चुअली में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आप जो भी वैल्यू देखते हो, चाहे आपका सीएफएससी वैल्यू आप किस तरीके से निकालते हो। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो हमारा सीएफएससी वैल्यू हम निकालते हैं वो नॉर्मली हम लोग जो मेटल्स कंपाउंड दिए होते हैं उसका, चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड ले लो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो, इसी के बारे में निकालते हैं। ओके, इससे ऊपर हम लोग नहीं जाते कभी भी सीएफएससी की वैल्यू के लिए। या फिर और भी बहुत सारे टर्म होते हैं, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल अगर आप सीएफएससी वैल्यू निकालना चाहते हो, टेट्राहेड्रल में अगर आप सीएफएससी वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे। तो ये सारे टर्म भी आते हैं, तो ये सारे टर्म को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, किस तरीके से टैकल करते हो, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग बहुत विस्तार से समझाने वाले हैं। ओके, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो और उन्हें भी आप कह सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से सारा का सारा जो सीएसआई या नेट है और गेट है, साथ में आपको साइंस के बहुत सारे वेरियस टॉपिक भी यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो आज ये जो टॉपिक है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो पॉइंट होता है कि आपका जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है वो मेनली किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे हम लोग कोई कभी भी अगर कोई टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसके अंदर क्या देखते हैं कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द दिस दिस दिस, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ओके, तो सेम हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ भी हम लोग देखेंगे। तो जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो बेसिकली क्या होता है, बेस होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको लिखता हूं। दिस theory based on आयोनिक इंट्रैक्शन। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आयोनिक इंट्रैक्शन क्या होता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आप मोस्टली देखोगे कि जितने भी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है ना उसके अंदर आप मेटल्स एंड लिगेंड्स के बारे में ही आप मोस्टली क्या करते हो, स्टडी करते हो। ओके, मेटल्स एंड लिगेंड्स आर कंसिडर एज पॉइंट चार्ज। ओके, अभी यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे कि दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द आयोनिक इंट्रैक्शन। ओके, तो आयोनिक इंट्रैक्शन के अंदर मोस्टली कौन कौन से चार्जेस होते हैं, एक तो आपका प्लस चार्ज होता है, एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ये दो ही चार्जेस आपके क्या होते हैं, इंट्रैक्शन के लिए जाते हैं। तो जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है उसमें जो इंट्रैक्शन होता है वो इंट्रैक्शन होता है आपका मेटल और आपका लिगेंड के बीच में। ओके, आपको पता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और लिगेंड के ऊपर क्या होते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन इसमें कैसा होता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप पॉइंट चार्ज को यहाँ पे कंसिडर करते हो, लेकिन इसके अंदर एक और तीसरा पॉइंट है, वो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको दूसरा पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मेटल कंसिडर एज अ stationary and ligands approach toward them। okay, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये तीन पॉइंट लिखे हैं तो तीन पॉइंट के हिसाब से आपको पूरा एक क्रिस्टल फील्ड का जो एक बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन होता है वो तो आपको पता चल जाएगा। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मेटल होता है वो क्या करता है, एज अ स्टेशनरी फेस यहाँ पे
प्ले करता है। ओके, और जो आपका लिगेंड होता है वो क्या करता है, स्टेशनरी फेज को क्या करता है, रीच करता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पास मेटल और लिगेंड है, ओके, इनके बीच में एक सिंपल सा यहाँ पे आपको एक जो बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड बोलते हैं। जो क्या करते हैं, मेटल और लिगेंड एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। मोस्टली क्या करता है, लिगेंड ही क्या करता है, अप्रोच करता है। ओके, ये एक बहुत बेसिक सा यहाँ पे रूल है। अभी यहाँ पे सेकंड में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे आपके पास एक मेटल है, ठीक है, मेटल के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज लेता हूँ जो आपका क्या है, लिगेंड है। लेकिन ये लिगेंड क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है। अभी इसमें क्या करेगा, ये जो आपका यहाँ पे जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा मेटल को। ओके, और मेटल को जब अप्रोच करेगा तो इसके अंदर आपको एक बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, और इसी बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण आपको मेटल और लिगेंड के बीच में आपको बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। ओके, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ मेटल और लिगेंड के अप्रोच के कारण ही होता है। ओके, मेटल भले ही आपका यहाँ पे स्टेशनरी प्ले कर रहा हो, लेकिन जो लिगेंड्स है वो आपका क्या करता है, मेटल को अप्रोच करता है अपनी अपनी तरफ। ओके, और जिसके कारण क्या होता है, इनके बीच में आपको इंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, और इसी इंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल लिगेंड इंट्रैक्शन, या फिर मेटल लिगेंड बॉन्ड भी यहाँ पे हम कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो दो चीजों पे बहुत मेनली काम करता है। ये दो चीजें कौन कौन सी है उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना जरूरी है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ और उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, जो आपका यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ओके, वर्क ऑन टू थिंग्स। ओके, अभी यहाँ पे ये दो चीजें कौन कौन सी है जिसके ऊपर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काम करता है। ओके, तो जो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ट्री डायग्राम आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ जाए। ओके, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपका सेकंड हो गया। ओके, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों की अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हो तो दो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है आपका नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स। ओके, ये एक आपका पॉइंट हो गया। दूसरा है आपका सिमेट्री ऑफ अप्रोच। ओके, ये जो दो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी आपका सीएफटी है उसके अंदर, कि आपका जितना भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है आप किस दो चीजों के ऊपर आप पढ़ते हो। सबसे पहला होता है आपका जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं मेटल्स को, और दूसरा होता है आपका सिमेट्री ऑफ, और जो अप्रोच होता है कि वो क्यों किस लिए करते हैं वो अप्रोच। ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग इसके अंदर दो अप्रोच को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, तो उसको हम लोग समझेंगे सिमेट्री के द्वारा। और सबसे पहला जो सिमेट्री होगा वो होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा सब टॉपिक्स यहाँ पे हम डालते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा सब टॉपिक्स आएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक यहाँ पे जो डायग्राम है वो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये डायग्राम आपने बहुत बार बनाया होगा, क्लास में भी, आपके मैथ के क्लास में हो गया, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री आपने बहुत बार इसको प्रिपेयर भी किया होगा। ओके, यानी किस तरीके से आपका एक ऑक्टाहेड्रल जो सिमेट्री होता है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, वही सारी चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक आपके पास क्या हो गया, बॉक्स बन गया। अभी यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और इस पॉइंट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपका मेटल होता है, ओके, मेटल आयन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके। जो आपका मेटल होता है वो मेटल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका मेटल एक प्रेजेंट है, ओके। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपके ऐसे ऑक्टाहेड्रल में जो 6 लिगेंड होते हैं, ओके, 6 लिगेंड आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स मेटल फ्रॉम 6 फेस, ओके। अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमको पता है कि अगर आपको ये अगर आप यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर आप किसका भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हो तो उसके अंदर जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल की तरफ अप्रोच होते हैं। लेकिन अगर आप ऑक्टाहेड्रल प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपको पता है कि जो 6 लिगेंड होते हैं वो 6 लिगेंड क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स मेटल। लेकिन वो सारे के सारे किस कहाँ से अप्रोच करेंगे, वो सारे के सारे अप्रोच करेंगे उसके फेसेस से, ओके। तो यहाँ पे कितने फेसेस है वो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। तो सबसे पहला फेज ही ये आपका एक लिगेंड हो गया, ये आपका पहला फेज। यहाँ पे आपका ये दूसरा लिगेंड हो गया, यहाँ पे आपका ये तीसरा लिगेंड हो गया, यहाँ पे आपका ये चौथा लिगेंड, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पांचवा लिगेंड हो गया, यहाँ पे आपका ये छठवा लिगेंड हो गया। तो इस तरीके से ये 6 के 6 फेसेस से वो लिगेंड क्या करेंगे, मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये इस तरीके से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स मेटल। ये एक हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा लिगेंड हो गया, ये आपका तीसरा लिगेंड हो गया, ठीक है, ये आपका चौथा लिगेंड हो गया, ये आपका पांचवा लिगेंड, ठीक है, और ये आपका छठवा लिगेंड, ओके। और इसी तरीके से क्या होता है कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट ये आ सकता है कि जो आपका फिल लिगेंड्स है, ओके, फिल्ड लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स मेटल एक्सिस, मेटल एक्सियल ऑर्बिटल, ओके। अब ये मेटल एक्सियल ऑर्बिटल की तरफ किस तरह अप्रोच करते हैं, तो इसके दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला जो आपका सिमेट्री होगा वो होगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, और दूसरा होगा आपका डी जेड स्क्वायर का, ओके। तो ये जो दो सिमेट्री होती है जिसकी तरफ जो आपका मेटल एक्सियल ऑर्बिटल होता है वो क्या करते हैं, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, ओके। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी इनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ओके। उसके बाद जो हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टल फील्ड है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक और सब टॉपिक्स यहाँ पे हम डालता हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ओके। यानी इसके बीच में आपको किस तरीके का इंट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, मेनली आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, या फिर जब भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें आपको कौन कौन से इंट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके देने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले आपका जो ये होता है इंट्रैक्शन होता है, वो इंट्रैक्शन मोस्टली किसके बीच में होता है, आपका एक मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है, और दूसरा आपका किस में होता है, एक लिगेंड के, ओके। मेटल के ऊपर आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और लिगेंड के ऊपर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। आपको पता है कि मेटल में अगर आप देखोगे कि मेटल में आपके इस तरीके का आपका एक शेप है, ओके। यहाँ पे आपके एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। लिगेंड के ऊपर आपका कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक सिंपली नेगेटिव चार्ज है। जब मेटल और लिगेंड का यहाँ पे, ओके, मेटल जब, एक सेकेंड सॉरी, जब मेटल का यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड का यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जब इनके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, ओके, मैंने यहाँ पे कुछ बताया। मेटल के जब पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लिगेंड के जब नेगेटिव चार्ज में जब इंट्रैक्शन होता है,
तो उस इंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इंट्रैक्शन कहते हैं। ओके, ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि प्राइमरी इंट्रैक्शन जब भी आपको पूछा जाए तो आप मेटल नहीं लिखोगे। मेटल के पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, उसी इंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे प्राइमरी इंट्रैक्शन कहते हैं। और इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो इंट्रैक्शन कैसा होता है, अट्रैक्शन वाला होता है। ओके, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और जो दूसरा यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, वो दूसरा इंट्रैक्शन आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जो दूसरा इंट्रैक्शन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है जो आपका यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है। ओके, ये एम्प्टी ऑर्बिटल का जो इंट्रैक्शन होता है वो लिगेंड के नेगेटिव चार्ज से होता है। ओके, यहाँ पे ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड में। तो इस इंट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस इंट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इंट्रैक्शन कहते हैं। ओके, सेकेंडरी इंट्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्राइमरी इंट्रैक्शन क्या होता है और सेकेंडरी इंट्रैक्शन क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे इंट्रैक्शन में आपको मोस्टली रिपल्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी ये जो इंट्रैक्शन होता है वो रिपल्शन के कारण ही आपका पॉसिबल होता है। ओके, और एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी इंट्रैक्शन है उसके बीच में जो डोमिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, जो आपका प्राइमरी इंट्रैक्शन होगा। ओके, जो आपका प्राइमरी इंट्रैक्शन होगा, ओके, इज डोमिनेंट द सेकेंडरी इंट्रैक्शन। ओके, यानी कभी भी आप एक बात ध्यान रखना कि जो आपका प्राइमरी इंट्रैक्शन है वो ज्यादा पावरफुल होता है आपका सेकेंडरी इंट्रैक्शन से। ओके, तो ये भी एक पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट लिख के रखता हूँ, ताकि आप जब भी अगर आप रिवाइज करोगे, आप जब भी नोट्स को देखोगे, जब भी आप अच्छे से पढ़ोगे, तब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका जो प्राइमरी होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू आपका सेकेंडरी इंट्रैक्शन। ओके, तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। अभी यहाँ पे हम जो नेक्स्ट हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी हम अच्छे से पूरा आपका जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको यहाँ पे हम करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और छोटा सा यहाँ पे मैं ये डालता हूँ, हेडलाइन डालता हूँ, और टाइप ऑफ क्रिस्टल फील्ड। ओके, क्रिस्टल फील्ड। ओके, यहाँ पे अगर थ्योरी नहीं डाला तो भी यहाँ पे चलेगा, सिर्फ टाइप ऑफ क्रिस्टल फील्ड। तो ये आपका एक और यहाँ पे एक टॉपिक हो गया, और इस टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ आपको क्रिस्टल फील्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो मोस्टली आपको दो तरह के क्रिस्टल फील्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जो सबसे पहला है और यहाँ पे आपका ये दूसरा। जो सबसे पहला आपका क्रिस्टल फील्ड आपको देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका फार फील्ड। ओके, फार फील्ड। और जो आपका दूसरा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका नियर फील्ड। तो ये नियर फील्ड और फार फील्ड क्या होता है, ये दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या होता है। ओके, तो इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी आपको फार फील्ड के बारे में कहा जाए तो उसके अंदर आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका लिगेंड होता है, ओके, लिगेंड और मेटल होता है, लिगेंड एंड मेटल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। ओके, यानी यहाँ पे आपको मेटल्स और लिगेंड बहुत दूर दूर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पे नियर फील्ड की बात करोगे तो यहाँ पे जो आपका लिगेंड्स होता है और मेटल्स होता है, ओके, लिगेंड्स एंड मेटल्स आर नियर। ओके, तो ये दो एक बहुत बेसिक सा जो फर्क होता है आपके फार फील्ड में और नियर फील्ड में, ये यहाँ पे आपको मैंने बताया है। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि फार फील्ड में हम लोग किसके बारे में देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं जो स्पेरिकल सिमेट्री होता है ना, उसी के बारे में हम लोग मोस्टली यहाँ पे स्टडी करते हैं, और स्पेरिकल सिमेट्री के बारे में। ओके, ये हो गया एक आपका फार फील्ड का। और अगर आप नियर फील्ड के बारे में देखते हो तो नियर फील्ड के बारे में हम लोग जो मोस्टली पढ़ते हैं वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ओके, तो ये दो चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको ये कहीं छोटा आप एक बॉक्स बना के इसको आप लिख लो
ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि आप कभी भी अगर आप क्रिस्टल फील्ड देखते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपका एक चाहे आपका डी ऑर्बिटल हो वो किस तरीके से सेपरेट होते हैं, या आपका पी ऑर्बिटल हो वो किस तरीके से सेपरेट होते हैं। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक डी ऑर्बिटल है, मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इसको आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कलर चूज करता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डी ऑर्बिटल है। ओके, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, ये आपके पास एक डी ऑर्बिटल है जो क्या है, आपके ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, और ये डी ऑर्बिटल किस में है, आपका एक्साइटेड स्टेट में हो। जब भी आप क्या पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, तो आप इसमें एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट आप बहुत बार मेंशन करते हो, लेकिन ये क्या होता है ये आपको नहीं पता होता है। ओके, और ये कैसे यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग होता है, किस तरीके से डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। और यही दिक्कत होती है क्रिस्टल फील्ड समझने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या है, आपका ग्राउंड फील्ड है। जब ये ग्राउंड फील्ड से एक्साइटेड फील्ड में जाता है, ओके, यहाँ से ग्राउंड फील्ड से जब एक्साइटेड फील्ड में जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फार फील्ड। ओके, फार फील्ड एक्साइटेशन। ओके, ये क्या होता है, आपका फार फील्ड एक्साइटेशन होता है, क्योंकि ग्राउंड से आपका ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट जाने में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और इसी एक्साइटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फार फील्ड एक्साइटेशन हम लोग यहाँ पे कहते हैं। लेकिन अगर आप नियर फील्ड में जाओगे तो नियर फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्साइटेड डी ऑर्बिटल है, ये एक्साइटेड डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनका स्प्लिटिंग होता है। ओके, और ये इनका स्प्लिटिंग कैसे होता है कि जो आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका स्प्लिटिंग होता है। यहाँ पे आपके तीन आपके डी ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, एक, दो, तीन, और बाकी के जो दो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं आपका ई जी, यानी आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। ओके, और ये आपका क्या हो गया, T2G। ओके, ये भी आपका ग्राउंड स्टेट है, इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे एज अ ग्राउंड स्टेट ही इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे ये जो आपके डी ऑर्बिटल है उनको हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं कि कौन कौन से आपके ऑर्बिटल यहाँ पे शामिल होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका DXY होता है। ओके, उसके बाद होता है DYZ होता है, उसके बाद होता है आपका DZX होता है, यहाँ पे ऊपर आपका होता है DX2Y2, और यहाँ पे होता है आपका DZ2। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका स्प्लिटिंग होता है। और ये स्प्लिटिंग में अगर आप देखोगे कि इनके बीच में जो गैप होता है ना, आपका EG और T2G के बीच में, वो बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, स्मॉल गैप आपको देखने के लिए मिलता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नियर फील्ड एक्साइटेशन यहाँ पे हम बोलते हैं। ओके, नियर फील्ड एक्साइटेशन। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको समझ जाता है कि फार फील्ड एक्साइटेशन क्या होता है, तो आप आसानी से नियर फील्ड एक्साइटेशन आप यहाँ पे समझ जाओगे। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसके अंदर मुझे बताओगे कि इसके अंदर जो आपके पेयरिंग कंपाउंड है या फिर आपका इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, वो सेंट्रल आइटम का क्या होने वाला है। ये सिर्फ आपको सिंपली यहाँ पे मुझे आप बताना है, और कौन सा पेयर यहाँ पे सही है वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपको मुझे बताना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, द पेयर
तो ये यहाँ पे आपके पास बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या पूछा है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। ओके, इसके अंदर आपको क्या पूछा है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन, ओके, फॉर द सेंट्रल आइटम। आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि किसके अंदर आपका सेम हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, आपका चाहे sp3d2 हो, या फिर आपका sp3d3 हो, ओके, या आपका dsp2 हो। तो ये आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिर्फ यही बताना है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि कैसे आपको निकालना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दे दिया था कि उसके अंदर आपको किसी भी कंपाउंड का, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए, उसका आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालने आता है तो आप हमारा प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो आप आ जाके देख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपके पास सबसे पहला क्या है, XeF6। ओके, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है आपके पास, sp3d3 आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे SiF6 2 माइनस का देखते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d2 देखने के लिए मिलता है, यानी दोनों हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सेकंड पे जाते हैं। अगर NiCl4 2 माइनस में देखते हो तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp3 होता है। लेकिन अगर आप PtCl4 और 2 माइनस में जाते हो तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका DsP2 होता है। ओके, तो ये भी यहाँ पे आपको सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं NiCO4 और XeO2F2 में। ओके, अगर आप यहाँ पे NiCO4 देखते हो तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 देखने के लिए मिलता है। और जो XeO2F2 है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर आप फोर्थ वाले में देखते हो जो है आपका CO NH3 2 प्लस और CO H2O 2 प्लस। ओके, अगर आप इसका दोनों का देखोगे तो इसके अंदर भी आपका जो CO है वो क्या है, आपका 2 प्लस है। ओके, इसके अंदर भी आपका जो CO है वो क्या है, आपका 2 प्लस है। ये क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, और ये क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है। दोनों क्या है आपके पास, वीक फील्ड लिगेंड है। तो दोनों अगर आपके वीक फील्ड लिगेंड है और दोनों में अगर आपके मेटल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर सेम है, तो इसका दोनों का जो आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ये क्या आएगा आपका sp3d2, और इसका भी क्या आएगा आपके पास sp3d2। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी कंपाउंड को अगर आपको दिया जाता है तो अगर आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग एक और यहाँ पे छोटा सा एक सब टॉपिक्स यहाँ पे डालते हैं। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जिसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहते हो तो जिसको हम बोलते हैं CFSE वैल्यू। ओके, और ये बहुत से लोगों के कंफ्यूजन भी होता है कि CFSE वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड करें, और ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिलते हैं कि CFSE वैल्यू को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि CFSE का वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो एक नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला होता है आपके पास डिवाइडेड बाय 0.5 2/5 डेल जीरो एन T2G प्लस 3.5 डेल नॉट NEG प्लस आपका जो पेयरिंग होता है वो। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी ये होता है कि सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप एक जब भी आप एक्साइटेड से सॉरी जब आप ग्राउंड से जब एक्साइटेड में जाते हो और एक्साइटेड का जब आप यहाँ पे स्प्लिटिंग करते हो तो वो स्प्लिटिंग में आपका जो नंबर होता है ना, ये जैसे -2.5 है और यहाँ पे प्लस आपका 3.5 है, ये थोड़ा सा चेंज होता है। ओके, और ये चेंज होके क्या होता है, जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, और साथ में अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें अलग होती है। तो वो दोनों चीजों को सबसे पहले तो आपको समझना होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये एक आपका बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। ओके, बस फर्क कहाँ पे होता है आपका, अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो या फिर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे करना
पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंदर क्या सीएफएससी वैल्यू आपका आता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आप कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग कैसे होती है। आपके पास यहाँ पे एक आपके पास डी ऑर्बिटल यहाँ पे होता है। ओके, ये डी ऑर्बिटल किस में होते हैं आपके, ये सारे के सारे होते हैं आपके ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले। ओके, उसके बाद ग्राउंड स्टेट से ये किस में जाते हैं, आपके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। ओके, ये आपके यहाँ पे डी के ये हो गए शेल हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, अभी जब ये और आपका ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसको आपको पता है कि इसको हम लोग फार फील्ड एक्साइटेशन बोलते हैं। ओके, और ये जब यहाँ पे आप देखोगे कि जब ये फार फील्ड एक्साइटेशन में जाता है, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार फील्ड एक्साइटेशन। ओके, जब ये फार फील्ड एक्साइटेशन में जाता है और आफ्टर एक्साइटेशन यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होती है ये एक्साइटेड स्टेट की। ओके, तो जो स्प्लिटिंग होती है आपने देखा होगा कि ऑक्टाहेड्रल में कैसी होती है कि जो आपका यहाँ पे नीचे वाला है वो नीचे वाले में कितने आते हैं, आपके 3 आपके डी ऑर्बिटल के शेल आते हैं, और ऊपर वाले में सिर्फ आपको 2 यहाँ पे शेल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और ये 2 शेल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और यहाँ पे होता है आपका डी जेड स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से नीचे आपका होता है डी एक्स वाई होता है, यहाँ पे होता है आपके पास डी वाई जेड होता है, यहाँ पे होता है आपके पास डी जेड एक्स होता है। ओके, और ये होता है आपका टी टू जी होता है, और ये होता है आपका ई जी। अभी यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ईजी और टी टू जी में कैसे फर्क करना है आपको। ओके, अभी यहाँ पे जैसे ये आपका स्प्लिटिंग आपको पता चल गया। ओके, जब ये स्प्लिटिंग होता है तो यहाँ से ये इक्वली डिवाइड होता है। ओके, यहाँ से जब हम इक्वली इसको डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाला इजी पार्ट होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपके पास +3/2। ओके, इज इक्वल टू आप इसको -0.6 डेल नॉट भी लिख सकते हो, या फिर आप -6 DQ भी आप लिख सकते हो। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है ऊपर वाले की। ओके, और ये वैल्यू किस में होती है, आपके ऑक्टाहेड्रल के अंदर होती है। अगर आप T2G में बात करो तो T2G में जो आपकी वैल्यू थी -2.5। ओके, और 2.5 डेल नॉट था, जिसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, -0.4 सॉरी -0.4 डेल नॉट, और इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं -4 DQ। ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक सा जो एक ये है ओके वो समझ में आ गया होगा फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर आप इसमें कौन से भी कॉम्प्लेक्स अभी आपको दिया जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आप उसका जो सीएफएससी वैल्यू है वो आप आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लिया। ओके, ये एग्जांपल आपका मैंने दिया है D6 से। ओके, यहाँ पे आपके पास D6 एक कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है आपके पास हाई स्पिन में है। ओके, हाई स्पिन में। अभी अगर आपको इसकी सीएफएससी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, D6 है। ठीक है, ये आपके पास D, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, हाई स्पिन है तो हाई स्पिन में क्या होता है, पेयरिंग आपकी पॉसिबल नहीं होती। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 6 हो गया। ओके, अभी ये क्या होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा, और ये स्प्लिटिंग किसके अंदर हो रहा है, आपके ऑक्टाहेड्रल के अंदर हो रहा है। तो जब ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग होती है तो ऊपर कितने होते हैं, आपके सिर्फ 2 शेल होते हैं। ठीक है, और नीचे आपके कितने होते हैं, नीचे आपके होते हैं 3। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से नीचे आ जाएंगे 3। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले फिल होते हैं, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 4, उसके बाद यहाँ पे आपका एक 5, यहाँ पे आपका एक 6। ओके, इस तरीके से क्या होता है, आपका यहाँ पे फिलिंग होता है आपके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका। अभी यहाँ से अगर आप सिंपली यहाँ पे देखोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका +0.6 डेल क्यू। ओके, और नीचे वाला होता है आपके पास 0.4 डेल नॉट। ओके, ये वैल्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास अगर इसका सीएफएससी वैल्यू अगर आपको पूछा जाता है तो इसका आप सीएफएससी वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे सीएफएसई वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए। ओके,
तो CFSC वैल्यू में आपको एक बात आपने ध्यान दी कि यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में देखो कि N-T2G दिया है, ओके। तो N-T2G का मतलब होता है कि आपके ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका Eg हो गया, ओके, और ये आपका क्या हो गया, T2G हो गया। तो T2G में अगर आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ब्रैकेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको -0.4 डेल क्यू से, अब डेल और जीरो से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस आपका अगर आप इजी में देखोगे तो इजी में कितने हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, प्लस आपका 0.6 डेल जीरो, ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपके पास कोई पेयरिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है, अगर आप पेयरिंग देखोगे तो एक ही पेयरिंग है, ओके। तो एक पेयरिंग यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास +1 पेयरिंग आ गया, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर भी आपको कितनी पेयरिंग है, आपके एक पेयरिंग है, तो ये एक पेयरिंग और एक पेयरिंग क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ओके। सबसे पहले आपको डी में देखना है, उसके बाद आपको स्प्लिटिंग में देखना है कितनी पेयरिंग है, ये दोनों जगह आपको पेयरिंग कंपेयर करना है, ओके। उसके बाद अगर आप इसका CFSC वैल्यू निकालते हो तो इसका CFSC वैल्यू कितना आता है आपके पास, 1.6 डेल जीरो, प्लस यहाँ पे आता है 1.2 आपके पास डेल जीरो, ओके। और जो इसका टोटल CFSC वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपके पास, -0.4 डेल जीरो, ओके। ये हो गया एक फाइनल आपका जो CFSC वैल्यू है वो हो गया आपका हाई स्पिन के लिए, ओके। लेकिन अगर मेरे को कहा जाए कि आप लो स्पिन का यहाँ पे आप मेरे को जो CFSC वैल्यू है वो आप निकाल के दो, ओके। तो लो स्पिन में भी आपका CFSC वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इतना बस आपको ध्यान रखना है कि आपने जिस तरीके से हाई स्पिन के अंदर आपने पेयरिंग नहीं किया था, लेकिन लो स्पिन के अंदर जो आपका पेयरिंग है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है, ओके। तो यहाँ पे हम निकालेंगे आपका जो लो स्पिन है उसका, यहाँ पे हम ये निकालते हैं CFSC वैल्यू, ओके। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा ये डी ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल में यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 6, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग होगा, आप ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 2, अभी यहाँ पे आपका क्या है, लो स्पिन है, तो लो स्पिन में क्या होता है कि जो आपका पेयरिंग है, ओके, यहाँ पे आप लिख के रखो, पेयरिंग इसके अंदर क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, ओके। और ऊपर वाला जो आपका EG है वो ब्लैंक रहेगा, और यहाँ पे आपका जो T2G है वो यहाँ पे आपके पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अगर हम यहाँ पे इसको इक्वली यहाँ पे इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका +0.6 डेल जीरो, ओके। नीचे वाला क्या होता है, -0.4 डेल जीरो, ओके। अभी यहाँ पे अगर आपको इसका CFSC वैल्यू निकालना है तो इसका CFSC वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ओके। तो इसका CFSC वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम T2G में देखेंगे। तो T2G में कितने हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और यहाँ पे आपके पास -0.4 डेल जीरो ये आ जाएगा, ओके। ऊपर कितना है आपके पास, जीरो है, तो जीरो यहाँ पे लिख दो, प्लस आपके पास 0.6 डेल जीरो आ जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो पेयरिंग यहाँ पे आपके पास देखने के लिए मिलती है, 3 पेयरिंग यहाँ पे, और ऊपर कितने हैं आपके पास, सिर्फ एक पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। कभी कभी कैसा होता है कि आपको पेयरिंग नहीं पूछा जाता है, तो आप अगर पेयरिंग नहीं पूछा है तो आप पेयरिंग में नहीं जाओगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मेंशन होता है कभी कभी क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करते हो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -2.4 डेल जीरो हो जाएगी, प्लस आपके पास यहाँ पे 2p आ जाएगा, ओके। अगर आपको यहाँ पे पेयरिंग की वैल्यू नहीं दी है तो आप एज इट इज इसको लिखोगे, ये होगा आपका आंसर फॉर लो स्पिन के लिए, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप D6 कॉम्प्लेक्स देखना चाहते हो, चाहे आपका लो स्पिन हो या फिर आपका हाई स्पिन हो, दोनों के अंदर जो आपका CFSC वैल्यू आता है वो किस तरीके से आता है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस के भी अगर हम CFSC वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम उसकी भी CFSC वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ कॉम्प्लेक्सेस, ओके।
तो ये कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर। ओके, तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका हाई स्पिन का, ओके, फॉर कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका लो स्पिन का। ओके, और ये दोनों चीजें हम किसके अंदर देख रहे हैं, ये दोनों चीजें हम देख रहे हैं और आपका जो कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर देख रहे हैं। ओके, हाई स्पिन का मतलब होता है यहाँ पे आपका वीक फील्ड लिगेंड। ओके, और यहाँ पे लो स्पिन का मतलब होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, अभी ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपका कभी भी अगर आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखते हो, ओके, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका पेयरिंग होता है ना, ओके, ये पेयरिंग आपका क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप लो स्पिन के अंदर देखते हो तो लो स्पिन के अंदर जो पेयरिंग होता है ना, ये पेयरिंग क्या होता है, हमेशा पॉसिबल होता है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, अभी अगर आपको हाई स्पिन कहा जाए और साथ में यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप एक बात यहाँ पे समझ जाओ कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो बहुत कम होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग अगर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे जो आपके यहाँ पे ये है, ओके, वो सारे के सारे क्या होंगे, अलग होंगे। ओके, और ये बेसिकली आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, फॉर ऑक्टाहेड्रल सॉरी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो हाई स्पिन और लो स्पिन में दोनों में आपको अलग अलग डिफरेंस, अगर आप यहाँ पे टेट्राहेड्रल में आओगे तो दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अगर आप लो स्पिन में जाते हो तो लो स्पिन में इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए यहाँ पे आपको पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, यहाँ पे ये एक, ये यहाँ पे, ओके, और ऊपर आपको कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग डेल नॉट से या फिर डेल जीरो से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका डेल जीरो यहाँ पे भी आ गया। और हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका हाई स्पिन है तो जो डेल जीरो होगा वो डेल जीरो क्या होगा, आपका छोटा होगा पेयरिंग से। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप लो स्पिन में देखते हो कि जो डेल जीरो होगा वो डेल जीरो की वैल्यू होगी वो पेयरिंग से आपके ज्यादा होगी। ओके, तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर इसके ऊपर मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं करवाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए एक छोटा सा नोट है, वो आप यहाँ पे ये कर रखो। ओके, यहाँ पे आप इसको अपने बुक में आप अच्छे से इसको लिख के रखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जनरली फॉर 4D and 5D element, delta naught is greater than P, that's why they will show low spin complex। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको 4D और 5D एलिमेंट के बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डेल टी और यहाँ पे डेल जीरो की जो वैल्यू होती है वो आपके पेयरिंग से क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी लो स्पिन में वो क्या होते हैं, आते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर मुझे बताना है कि इसके अंदर आपका हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, इसका सीएफएससी वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मुझे बतानी है। ओके, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे FeH2O6 3+। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, आपका जो Fe है इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास, 3+ है। ओके, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा आपके पास, D5 आने वाला है। और D5 आया तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाई स्पिन हो जाएगा। ओके, अगर हाई स्पिन होता है तो अगर आप इसका CFSC वैल्यू निकालते हो, ओके, तो CFSC वैल्यू में हाई स्पिन में क्या होता है, आपको पता है कि पेयरिंग नहीं होता है। ओके, अगर आपका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी आपके पास, 1.2 डेल नॉट प्लस यहाँ पे आपके पास 1.2 डेल नॉट। ओके, और अगर आप यहाँ पे दोनों वैल्यू को देखोगे तो इज इक्वल टू कितना होगा आपका, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जो CFSC वैल्यू है वो आने वाली है। ओके,
उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो, ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे कोबाल्ट है CO, यहाँ पे आपके पास H2O है, यहाँ पे आपके पास 6 है, ये आपके पास +3 है। यहाँ पे भी अगर आप कोबाल्ट देखोगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपके पास +3 है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा आपके पास D6 आने वाला है, ओके। यानी ये क्या हो जाएगा आपका लो स्पिन हो जाएगा, ओके। तो लो स्पिन है, तो लो स्पिन में आपको पता है कि पेयरिंग पॉसिबल होती है। तो पेयरिंग पॉसिबल है तो यहाँ पे नीचे आपका जो EG है, ओके, T2G है, उसके अंदर आपको 3 पेयर देखने के लिए मिलेंगे, ओके। अगर आप इसका यहाँ पे CFSC वैल्यू अगर आप निकालते हो तो CFSC वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल जीरो, ओके। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -2.4 डेल जीरो, ओके। अगर आप इस वैल्यू को अगर आप पूरे फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। आपको आपके लिए उस पर कोई ये नहीं, ओके। अगर आप फॉर्मूले से निकालते हो तो आपका जो फॉर्मूला है और ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका जो बेसिक है और ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम मैग्नीशियम लेते हैं MnH2O6 2+, ओके। और अगर आप यहाँ पे Mn का देखोगे तो Mn का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है आपका +2 है। अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपके पास D5 आएगा, जो आपका क्या होगा हाई स्पिन के अंदर आएगा, ओके। अगर ये हाई स्पिन के अंदर है तो इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की जो पेयरिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। और इसका जो CFSC वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 0 आने वाला है, ओके। अगर आपको पेयरिंग नहीं तो CFSC वैल्यू क्या है, सिंपली आपका 0 यहाँ पे आने वाला है, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप किसी का भी CFSC वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ओके। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, ओके। CuH2O6, यहाँ पे आपके पास 2+ है। कॉपर का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या आएगा आपके पास Cu2+, ओके। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कितना आता है आपके पास D9 आता है, ओके। अगर आपको D9 आया तो ये क्या होगा आपका लो स्पिन होगा। अगर आपका लो स्पिन है तो पेयरिंग आपका पॉसिबल होगा। अगर आपका पेयरिंग पॉसिबल है तो इसका जो CFSC वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डेल जीरो, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 और डेल जीरो, ओके। और यहाँ पे आपके पास कितने पेयर यहाँ पे आपके और देखने के लिए मिलेंगे, वो आपको और 9 है तो नीचे 6 हो गए तो ऊपर 7 8 9, तो यहाँ पे ऊपर भी आपको क्या है 3, यहाँ पे 0.6 डेल जीरो, ओके। ऊपर भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं, ओके। अगर आप इसका CFSC वैल्यू यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -2.4 डेल जीरो, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.8 डेल जीरो आ जाएगा, ओके। और टोटल जो CFSC वैल्यू आएगी वो कितने आएगी आपके पास -0.6 डेल जीरो आएगी, ओके। तो इस तरीके से आप किसी का भी यहाँ पे CFSC वैल्यू बहुत आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। और आपको इसके अंदर मेरे हिसाब से अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए CFSC वैल्यू निकालने के लिए, ओके। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो आपको गेट एग्जाम में आया था, ओके। अगर आप ये क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा था, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, ओके।
यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो तो ध्यान से क्वेश्चन को क्या लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे आपको डेल जीरो का जो वैल्यू है इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी, ओके। यहाँ पे आपको साफ साफ कहा है कि आपको जो पेयरिंग एनर्जी है वो आपको इग्नोर करनी है, यानी पेयरिंग को आपको कंसिडर नहीं करना है। जो आप लास्ट में लिखते थे ना कि आपका डी में कितने पेयर है और साथ में जो आपने स्प्लिटिंग किया है उसके अंदर कितने पेयर है, तो वो आपको इग्नोर करना है, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। सिंपल सा यहाँ पे आपको जो स्टेबलाइजेशन यहाँ पे एनर्जी है डेल्टा जीरो की, वो आपको यहाँ पे निकालनी है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इसका देखोगे तो इसमें अगर आप यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो Fe का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके +2 है, ओके। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है वो क्या आएगा आपका D6 आएगा, ओके। साथ में अगर आप दूसरे का देखोगे तो दूसरे में आपका जो Fe है उसका अगर आप यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहते हो तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा आपका +2 आएगा, ओके। और ये इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे D6 आएगा, ओके। फर्क क्या है कि ये जो आपका पहला वाला D6 है ये आपका हाई स्पिन के अंदर आने वाला है और ये आपका किसके अंदर आने वाला है, लो स्पिन के अंदर आने वाला है, ओके। अगर आपका हाई स्पिन के अंदर है तो इसमें आपको क्या है, पेयरिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ओके। यानी D6 है तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका तीसरा, यहाँ पे आपका चौथा, यहाँ पे आपका पांचवा और यहाँ पे आपका छठवा इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर आपका लो स्पिन है तो इसके अंदर आपको जो पेयरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका दूसरा, यहाँ पे आपका तीसरा, ये आपका चौथा, यहाँ पे आपका पांचवा, ये आपका छठवा, ओके। तो इस तरीके से आपको पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी लो स्पिन के अंदर, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप इसका CFSC वैल्यू अगर आप निकालते हो तो CFSC वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपको पेयरिंग नहीं है तो ये आ जाएगा -0.4 डेल जीरो, ओके। ये आ गया। और अगर आप इसका CFSC वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो CFSC वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आएगा -2.4 डेल जीरो, ओके। अब ये 2.4 डेल जीरो कैसे आए, यहाँ पे अगर आप 6 देखोगे, 6 को आप सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ पे आपका 0.4 डेल जीरो से, ओके, -0.4 डेल जीरो से। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका 0 पॉइंट कुछ भी होने तो ये जीरो ही आने वाला है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली हमने लिख के आपको दे दी है CFSC वैल्यू की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको कंप्लीटली निकालो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि डिफरेंस, ओके। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड डिफरेंस यहाँ पे पूछा है तो आप सिंपली यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ओके। जो इसका डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है, -2.0 डेल जीरो माइनस 0.4 डेल जीरो, ओके। ये इसका क्या आने वाला है, यहाँ पे CFSC डिफरेंस आने वाला है। ये क्या हो जाएगा आपके पास -2.4 डेल जीरो प्लस आपके पास 0.4 डेल जीरो आ जाएगा, ओके। और जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कितने आने वाले हैं, यहाँ पे आपकी 2 डेल जीरो आएगी, यहाँ पे आपका माइनस का साइन आने वाला है, ओके। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा। और अगर आप यहाँ पे गेट में अगर आप देखोगे तो गेट में आपको क्या रेंज दिया होता है, तो रेंज में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कभी कभी कैसा होता है यहाँ पे आपको रेंज भी आपको दे दिया जाता है, जैसे आपको दिया जाएगा यहाँ पे 1.8 से लेके 2.2 तक आपको दिया जा सकता है। उसके बीच में आपको एक प्रॉपर जो आंसर आता है आपको उस रेंज के हिसाब से ही आपको क्या करना है, मैनेज करना है, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पूछा है और ये कॉम्प्लेक्स का आपको क्या बताना है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स ए है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ए क्या है आपके पास, K3COF6 है, ओके। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बी है, कॉम्प्लेक्स बी है वो क्या है आपके पास, K3RNF6 है, ओके। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और इसका अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जाता है, ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ।
अभी यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, ओके। अभी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कॉम्प्लेक्स ए आपको दिया है K3CO6, ओके। उसके बाद COF6, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया है K3RnF6, ओके। अभी इसके अंदर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे सिंपली आपको बताना है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया है कि बोथ कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन, ओके। दोनों कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका पैरा है या डाया है, ये आपको फाइंड करना है, ओके। तो पैरा और डाया कैसे आप फाइंड करते हो कि अगर आप देखोगे कि उसके अंदर पेयरिंग है, तो पेयरिंग अगर होती है तो डायामैग्नेटिक, अगर पेयरिंग नहीं होती है तो क्या होता है, वो आपका सिंपली पैरामैग्नेटिक होता है, ओके। तो COF6 में आपको किसी भी तरीके का जो पेयरिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये क्या है, आपका पैरामैग्नेटिक है। अगर आप RnF6 को देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपका पेयरिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है, ओके। तो ये आपका डायामैग्नेटिक है। अभी यहाँ पे अगर आप CFSC वैल्यू को अगर आप निकालते हो, ओके, अगर ये सपोज पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक है तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे CFSC वैल्यू, वो बहुत कम आने वाला है, लो आने वाला है। अगर ये डायामैग्नेटिक है तो इसका जो CFSC वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ज्यादा आने वाला है, ओके। तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो कि CFSC ऑफ कॉम्प्लेक्स बी इज मोर देन कॉम्प्लेक्स ए, ओके। अगर आप निकाल के भी देखोगे इसका CFSC वैल्यू, तो आपको सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सपोज आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने एक तो डेल जीरो पढ़ा और दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पे आपकी CFSC वैल्यू, ओके। डेल नॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो आपका CFSC वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, ओके। इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में अगर हम ये करते हैं, कंसीडर करते हैं, और इसको अगर हम किलो जूल मोल इनवर्स में कंसीडर करते हैं, ओके। हमेशा ये वैल्यू नहीं होती है, हमेशा ये यूनिट नहीं होता है। सपोज अगर आपको यूनिट चेंज करने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे, ओके। यहाँ पे मैं एक यूनिट चेंज करके यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स दिया है और अगर आपको CFSC वैल्यू की जो वैल्यू है वो अगर आपको किलो जूल मोल इनवर्स में दी है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में करना है, या फिर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है किलो जूल मोल में, तो आप कैसे करोगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप 1 किलो जूल की बात करो, 1 किलो जूल मोल इनवर्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो आप आसानी से यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ओके। या फिर अगर आपको वैल्यू दी है सेंटीमीटर में, अगर आपको उसको किलो जूल में करना है, तो आप सिंपली अगर डिवाइड कर दोगे आपका वैल्यू ऑफ किलो जूल से या फिर वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स से, तो आपकी जो वैल्यू है वो आसानी से यहाँ पे आप निकल जाएगी, ओके। और यहाँ पे जो डेल्टा जीरो है उसको आप बहुत अलग अलग वेरियस मेथड से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ मेथड यहाँ पे आपको मैं लिख के देता हूँ, ओके। डेल्टा नॉट इज गिवन बाय वेरियस मेथड, ओके। अभी ये मेथड कौन कौन से हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे पहला होता है आपका DD ट्रांजिशन, ओके। आपको अगर क्वेश्चन में कहीं DD ट्रांजिशन पूछा है तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपको डेल्टा जो जीरो है वो आपको निकालने के लिए बोला है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ओके। तीसरा होता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ओके। चौथा होता है आपका वेवलेंथ, ओके। इन नैनोमीटर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर आपको कभी कभी अगर आपको नैनोमीटर में पूछ दिया जाए और नैनोमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए, या फिर आपको किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो आप कैसे करोगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और आपको ये क्वेश्चन कैसे डील करना है, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे जो वेरियस क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ओके। ये क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको समझेगा कि ऊपर मैंने जो डेल जीरो की जो वैल्यू लिखी थी, यानी डेल अलग अलग जो मेथड से अलग अलग तरीके से हम लोग डेल जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं,
वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझेगी। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया है TiH2O6 3+ हैज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वैल्यू, ओके। यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वैल्यू को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं डेल जीरो से, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि डेल जीरो की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दी है। अगर आपको यहाँ पे CFSC वैल्यू निकालने के लिए कहा है तो आप CFSC वैल्यू को यहाँ पे आप लिखो CFSC, ओके, इज इक्वल टू -0.4 डेल जीरो, ओके। ये आपके पास वैल्यू है। डेल जीरो की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दी है तो आप सिंपली इसको यहाँ पे लिख सकते हो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 20325 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। लेकिन यहाँ पे जो CFSC वैल्यू है वो आपको किस में निकालने के लिए कहा है, वो आपको निकालने को बोला है किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर, ओके। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी आपके पास -8130 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आपको आने वाली है, ओके। अगर आपको यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर का अगर आपको यहाँ पे किलो जूल मोल इनवर्स करना है तो आप सिंपली क्या करोगे कि जो -8130 है उसको आप सिंपली डिवाइड कर दोगे, जो आपका एक किलो जूल मोल इनवर्स की जो वैल्यू है सेंटीमीटर में 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू को तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -97.13 किलो जूल मोल इनवर्स, ओके। तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं, आपके पास ये आपके पास एक फाइनल वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ओके। अभी यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया होगा कि CFSC वैल्यू आपको निकालते कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी पूछा जा सकता है, जिसमें अगर आपको सिर्फ अगर आपको वेवलेंथ दे दिया जाए, जैसे अगर आपको 492 अगर मैं वेवलेंथ देखता हूं तो आप उस वैल्यू को कैसे निकालोगे, ओके। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन भी आपको लेके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बोलूंगा तो आपको नहीं समझेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। द CFSC फॉर द, यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है TiH2O6, यहाँ पे आपके पास 6 या आपके पास 3+ हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 492 नैनोमीटर, ओके। यहाँ पे आपको सिंपली बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, ओके। यहाँ पे आपके पास 20325 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 12195 सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे आपके पास सी वाला है 10162 सेंटीमीटर इनवर्स। चौथा ऑप्शन है आपके पास 8130 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का तो आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो क्योंकि इसका आंसर क्या है आपका डी वाला है। लेकिन ये आया कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे आपके पास नैनोमीटर दिया है 492 नैनोमीटर, ओके। आपको यहाँ पे अगर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़े, जैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको सेंटीमीटर में, ओके। तो यहाँ पे आपका 492 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। नैनोमीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका 10⁻⁻7 यहाँ पे आता है, ओके। और सिंपली अगर आप इसको डेल जीरो में अगर आप देखना चाहते हो तो डेल जीरो की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 अपॉन यहाँ पे आपका 492 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, ये डेल जीरो की वैल्यू है, ओके। अगर आप इसको निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो इसको इन्वर्स कर सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप इसकी CFSC वैल्यू को अगर आप निकालते हो, ओके, ये वैल्यू को अगर आप पुट करके तो इसकी जो CFSC वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे -0.4, ओके, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1 अपॉन 492 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। और इसका जो फाइनल ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपके पास 8130 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। ये आपका क्या है फाइनल, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आने वाला है, ओके। तो आई होप आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। आपको सेंटीमीटर का आपको नैनोमीटर में भी आ सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने किया है यहाँ पे जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया है
उसको अगर आप रिवर्स कर देते हो तो आपको यहाँ पे आपका नैनोमीटर है, नैनोमीटर का यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें अभी हम देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अभी यहाँ पे हम मूव करेंगे जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए सीएफएससी वैल्यू तो आप कैसे निकालोगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडलाइन देते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी तक आपने जितना भी अभी तक एग्जाम्पल देखा था, जितना भी अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो सारे के सारे थे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। अभी यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सबसे पहले फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रू डायग्राम इसको समझेंगे कि आपका जो ऑक्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनता है। ओके, यहाँ पे प्रॉपर लाइन नहीं हो पाती है हाथ से, तो आप समझ जाना, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा इसको हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरे पास वो प्रॉपर जो बोर्ड होता है ना, स्मार्ट बोर्ड, अगर वो ऐसा कुछ होता तो बहुत प्रॉपर तरीके से ये समझ पाते। ओके, अभी इसमें कैसा होता है, थोड़ा सा आप थेरोटिकल पार्ट यहाँ पे समझो। ओके, इसमें कैसा होता है आपको पता है, अगर आप टेट्राहेड्रल देख रहे हो तो इसके अंदर कितने लिगेंड होंगे, आपके 4 लिगेंड होंगे। ओके, ये अप्रोच करेंगे किसको, आपको मेटल को अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये जो भी आपका मेटल और लिगेंड का जो भी आपका यहाँ पे होता है उसी के कारण आपका क्रिस्टल फील्ड जो है वो आपका यहाँ पे बनता है। ओके, अप्रोच मेटल्स फ्रॉम अटैच सेंटर। ओके, ये क्या करते हैं, सॉरी, अटैच कॉर्नर आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉर्नर यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अटैच कॉर्नर। ओके, अभी इसमें कैसा होता है कि आपके पास एक सेंटर में आपके पास क्या है, एक मेटल है। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एक मेटल लेता हूँ, ठीक है। ये मेटल को क्या करते हैं, ये 4 जो लिगेंड होते हैं वो अप्रोच करते हैं, लेकिन वो चारों के चारों जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा ये आप समझ जाओ। वो चारों के चारों जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड विल इंटरेक्ट मोर विथ नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ओके, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होते हैं वो थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, सिंपल एक आपके पास क्या है, मेटल है। अभी यहाँ पे जो लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं वो लिगेंड कहाँ से होने वाले हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो। ये एक आपके आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि लिगेंड विल इंटरेक्ट मोर विद द नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ओके, अब ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होते हैं ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ओके, तो सबसे पहला नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होगा, यहाँ पे अगर आपके पास एक मेटल है तो ये आपका क्या हो गया, एक्सियल हो गया, और ये क्या हो गया, आपका नॉन एक्सियल लिगेंड हो गया। ओके, ये आपका एक्सियल है तो ये वापस क्या हो जाएगा, आपका नॉन एक्सियल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये एक्सियल है तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन एक्सियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये आपका एक्सियल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एक्सियल लिगेंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये मेटल को अप्रोच करते हैं नॉन एक्सियल लिगेंड से। ओके, यहाँ पे आप, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लूँ, डायरेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में कैसा हो रहा था कि आप देख रहे थे कि नीचे आपका 3 आ रहा था, ऊपर आपका 2 आ रहा था। ओके, लेकिन टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो अलग होती है। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे भी जो स्प्लिटिंग होगी वो डी ऑर्बिटल में ही होगी, वो चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो स्प्लिटिंग हो रही थी ना, वो स्प्लिटिंग थोड़ा सा आपका जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो जा रहा है। ओके,
जैसे ये वाला जो आपका डी है वो किस में है आपका यहाँ पे, ये जो डी है ये आपका ग्राउंड स्टेट में है, ओके। और ये वाला जो डी है वो किस में है आपका यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है, ओके करेक्ट। अभी यहाँ पे इनके बीच में जो आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका फार फील्ड एक्साइटेशन आप कह सकते हो, ठीक है। फार फील्ड एक्साइटेशन, ओके। ये क्या होता है आपका फार फील्ड एक्साइटेशन होता है। अभी अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और समझो, अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी सेम आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो गया। अभी इसमें जो स्प्लिटिंग होती है ना वो स्प्लिटिंग थोड़ी सी अलग होती है। वो थोड़ी सी अलग कैसे होती है, अगर आप ऑक्टाहेड्रल देख रहे थे, ऑक्टाहेड्रल में कैसा था, ऊपर आपके कितने थे, 2 है। लेकिन इसमें कैसा होता है कि ऊपर आपका कितना होता है, 3 होते हैं, ठीक है। ऊपर आपका कितना होता है, 3 होता है, नीचे आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, ओके। यानी जो आपका इजी और T2G है वो रिप्लेस हो जाते हैं, ओके। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका E और ये आपका ET आ जाएगा, यानी ये आपका टेट्राहेड्रल है। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, T2T आ जाएगा, ओके। तो ये आपका यहाँ पे ये जो आपका ये है टेट्राहेड्रल है, वो टेट्राहेड्रल इसी तरीके से क्या होते हैं आपके, और इसका जो स्प्लिटिंग होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स, ओके जेड। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एक्स जेड आ जाएगा, ओके। ये आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डी जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इसका वैल्यू देखते हो, ओके, जैसे सपोज यहां से अगर ये हो रहा है, हाफ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाफ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके प्लस 2.5 डेल जीरो आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, -3.5 डेल जीरो आ जाएगी, ओके। ये आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट द, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो अगर आपको टेट्राहेड्रल कहीं पे भी पूछा जाए तो आप T2 में क्या लिखोगे, +2.5 डेल जीरो, ओके। और ई जी में लिखो या ई टी में लिखोगे आप -3.5 डेल जीरो, ये फॉर ये टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखोगे तो 0.6 था और नीचे आपका 0.4 था, ओके। तो उसमें भी आपका ये वेरी करता है, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ओके। अभी इसके कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं उसका एक छोटा सा यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके। फैक्टर affecting splitting, ओके। अब ये किस तरीके से स्प्लिटिंग को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं ये थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग 2-3 फैक्टर हैं, ओके। वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि जब भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है एज कंपेयर टू आपका जो आपका ये सॉरी जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ओके। अभी जैसे इसके अंदर जो सबसे पहली स्प्लिटिंग होती है वो फैक्टर होता है, वो होता है आपका मेटल रिलेटेड फैक्टर, ओके। ये मेटल रिलेटेड फैक्टर कौन से है, दूसरा होता है आपका लिगेंड रिलेटेड फैक्टर, ओके। अब ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं ये थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहला आपका मेटल रिलेटेड फैक्टर, ये एक नया टर्म है। लेकिन जो आपका लिगेंड रिलेटेड फैक्टर है ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। इसके अंदर आप मोस्टली क्या पढ़ते हो, आपका वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, उसके हिसाब से आप देखते हो कि स्प्लिटिंग आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और इसके अंदर एक और टर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो होता है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ओके। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। ये भी हमने क्या है स्टडी किया है, ओके। तो ये भी नई नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेटल रिलेटेड अगर आप फैक्टर की बात करते हो तो इसके अंदर जो फैक्टर आता है वो सबसे मेन फैक्टर होता है आपका जेड इफेक्ट का, ओके। और आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी शील्डिंग बढ़ती है वैसे वैसे जो आपका जेड इफेक्टिव होता है वो आपकी बढ़ती चली जाती है, ओके। जैसे अगर आप 3D में हो, ओके, जैसे आप 4D में जाते हो, जैसे आप 5D में जाते हो, तो जो आपका जो जेड इफेक्टिव है ना वो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, ओके। क्योंकि इसके अंदर जो आपकी शील्डिंग इफेक्ट है ना, ओके, जो आपकी शील्डिंग इफेक्ट है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है, ओके।
और अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इसके अंदर जो डेल जीरो है वो डेल जीरो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, लेकिन अगर आप इसके ऑक्सीडेशन के हिसाब से लो, ओके, अगर आप इसके ऑक्सीडेशन के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो, सॉरी, तो ऑक्सीडेशन में कैसा होता है, अगर मैं यहाँ पे डेल जीरो के एक एग्जांपल ले लूं, जैसे यहाँ पे मेरे पास Ml6 है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास Ml6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं +2 लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास Ml6 है, ओके, और इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं +3 लेता हूँ, तो इसमें कैसा होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसका जो वैल्यू होता है, उसकी जो अहमियत होती है वो ज्यादा होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका Ml6+3 होता है वो ज्यादा आपका इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू आपका Ml6+1 का। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपका एक जो फैक्टर है वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, और इस हिसाब से आप यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग है वो आप कर सकते हो। ओके, लेकिन इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तभी आप जाके बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजों को आप क्या करोगे, समझ पाओगे। ओके, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ओके, या फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर ऑर्डर क्या आने वाला है स्प्लिटिंग का। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास IRCN6, यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है RNCN6 3 है, ओके, यहाँ पे आपके पास है RNI6, ओके, यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास है COI6, यहाँ पे आपके पास है 3 ओके। अभी यहाँ पे मुझे आप बताओ कि इसमें अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए, ओके, यहाँ पे मैं सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्डर पूछता हूँ, ठीक है, कि ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आप आई आर की बात करते हो तो आई आर किस में आता है, आपका 5D में आता है, ओके, और जो आपका यहाँ पे जो साइनाइड होगा वो साइनाइड किस में आएगा, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आएगा। इसके अंदर अगर आप आर एन देखते हो तो ये किस में आता है, आपका 4D में आता है। इसमें अगर आप सी एन देखते हो तो ये किस में आता है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। ये आर एन किस में आता है, ये भी आर एन आपका किस में आता है, 4D में आता है। लेकिन जो I6 होता है वो I6 में आपको देखने के लिए मिलता है, वीक फील्ड लिगेंड में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, कोबाल्ट आपका क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट आपका 3D है, ओके, और ये जो I6 है ये I6 क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका 5D आएगा, यानी ए आएगा। उसके बाद आपका कौन सा आने वाला है, बी आने वाला है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, सी आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा, आपका डी आएगा। ओके, अभी बी और सी में आप कैसे डिफरेंस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों आपके 4D है, आपको फिर उसके ऊपर किस पे जाना है, आपके फील्ड जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है उसको आपको कंपेयर करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा आपका एडवांस होता है एज कंपेयर टू आपका वीक फील्ड लिगेंड के। ओके, तो ये एक बहुत बेसिक सा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया था। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। ये एडवांस क्वेश्चन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, इफ CFSC वैल्यू, ओके, जैसे यहाँ पे CFSC वैल्यू दी है ऑफ COCl6 4 ओके इज 18,000 -18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, फाइंड द CFSE of COCl4 2 इन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, आपको यहाँ पे एक की CFSC वैल्यू दी है जो है आपका COCl6 4 ओके, और आपको दूसरे की CFSC वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका COCl4 है, ओके, 2 है, उसका अगर आप यहाँ पे देखोगे, उसको अगर आप कंपेयर कर दो COCl6, सॉरी COCl6 यहाँ पे आपका 4 अगर आप इसका CFSC देखते हो, ठीक है, अगर आप इसका CFSC देखते हो कितना है आपके पास, -18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, बराबर। अगर आप इसका यहाँ पे, अगर आप कोबाल्ट का यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा।
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये किस में जाएगा, आपका D7 में जाएगा। ओके, D7 में जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये आपका यहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड देखने के लिए मिलेगा। ओके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, आपका पेयरिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलती। ओके, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवा यहाँ पे और सातवां यहाँ पे। ओके, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +3.5 डेल जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.5 डेल जीरो। ओके, ये सारा किस में आ रहा है, आपका यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी यहाँ पे हमने स्टडी किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ओके, और किस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखनी है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करेंगे, अगर आप इसका CFSC वैल्यू यहाँ पे अगर आप निकालते हो, ओके, तो इसका CFSC वैल्यू कैसा आएगा, यहाँ पे नीचे आपके पास कितने हैं, 2 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएंगे, -2/5 डेल जीरो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास या आपके पास +2 आ जाएगा, ऊपर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस आपका 3/5 डेल जीरो आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर आप चाहो पेयरिंग कंसिडर कर सकते हो, नहीं भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि हम वो पूरा टर्म क्या करते हैं, सेपरेट लिखते हैं, आप देख सकते हो, उसको हम प्लस डाल के लिखते हैं। तो अगर आपको पेयरिंग करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो आप नहीं कर सकते। ओके, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -10/5 डेल जीरो प्लस आपका 6/5 डेल जीरो आएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो कि सिंपली आपका जो CFSC वैल्यू था, CFSC वैल्यू कितना था आपके पास, -18,000। ओके, सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू आपका +4/5 डेल जीरो, ये वैल्यू आपको आ रही थी CFSC वैल्यू इसकी। ओके, और इसका जो वैल्यू आएगा, ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा आपका, 4/5 आएगा, क्योंकि 10 में से 6 गया तो आपका डायरेक्टली कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, बड़ा यहाँ पे आपको सिंपली ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप डेल जीरो निकालना चाहते हो तो डेल जीरो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5/4 मल्टीप्लाई बाय 18,000। ओके, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी डेल और जो जीरो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, अभी सिंपली यहाँ पे हम जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे दिया है उसका हम यहाँ पे CFSC वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल जीरो इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 18,000। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 18,000। करेक्ट, अभी यहाँ पे अगर आपको COCl4 का यहाँ पे अगर आपको CFSC वैल्यू निकालना है 2- का, तो यहाँ पे अगर आप इसका CO का अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहते हो तो CO का ऑक्सीडेशन क्या आएगा, यहाँ पे +2 ही आने वाला है। ओके, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका, D7 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, अभी D7 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो सिंपली क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको ये हो गया, यहाँ पे आपका 4, ये आपका 5। ओके सॉरी, यहाँ पे ये D7 टेट्राहेड्रल में है, तो टेट्राहेड्रल में क्या आने वाला है, यहाँ पे 3 2 का आपका यहाँ पे ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 1 2 3 और नीचे कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना। तो इसमें कैसा होगा, आपका पेयरिंग होने वाला है 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, इस तरीके से आपका आने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका +2.3 डेल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपका -3.5 डेल जीरो हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू आपकी होने वाली है। अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप CFSC वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसका CFSC वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, इसका CFSC वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आपका 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3/5 डेल जीरो। ओके, करेक्ट, प्लस आपका यहाँ पे कितना है आपका 3 है। ठीक है, प्लस आपका 2.3 डेल जीरो आ जाएगा, आपको पेयरिंग यहाँ पे नहीं लिखनी है। ओके, अभी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, -12/5 डेल जीरो आ जाएगा, प्लस आपका 6/3 डेल जीरो आ जाएगा। ओके,
यहाँ पे 6 अपॉन क्या आ जाएगा, 2/5 है, सॉरी यहाँ पे 2/5 है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका 6/5 आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप दोनों को यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 18,000। ओके, अभी इसका जो CFSC वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6,000, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कट हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 2,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये कट हो गया तो कितना आ जाएगा आपका, सिंपली ये 6 हो गया, 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, -12,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर यहाँ पे आपका बन के आ गया, जो इसका CFSC वैल्यू होगा आपका COCl4 2- का। ओके, COCl4 2-। ओके, तो इसी तरीके के आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ओके, तो आई थिंक इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसका जो नोट्स होगा वो ऑलरेडी हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख सकते हो। जब भी आपको रिवीजन करना हो तो डायरेक्टली आप रिवीजन कर सकते हो। ओके, इसके अंदर सभी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन किए, क्वेश्चन आंसर हो, PYQ क्वेश्चन हो, वो सभी चीजें यहाँ पे हमने करवाई हो। चाहे आपका नेट का क्वेश्चन हो, सेट का क्वेश्चन हो, गेट का क्वेश्चन हो, वो सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके, और प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को आप प्लीज ग्रो करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।